नमस्कार बंधुओं। आज आधुनिक भारत के संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ था। तो अंग्रेजों ने भारत में जब धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, तो अब जरूरत इस बात की थी कि वहां पर वो शासन कैसे चलाएं, क्या व्यवस्था करें, क्या नियम हो, क्या कानून हो। तो अंग्रेजों ने इस पर विचार किया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया अपनाई थी, इसीलिए वहां का संविधान विकसित संविधान कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं, जैसे जैसे व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वैसे ही वैसे उसमें नियम और कानून जुड़ते रहते हैं। तो ये इंग्लैंड की व्यवस्था थी। ठीक उसी तरीके से उन्होंने भारत में किया कि जब भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया और उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ी कि वो शासन करें, शासन का संचालन करें, तो शासन के संचालन के लिए उनको व्यवस्था बनानी थी। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में संवैधानिक प्रक्रिया का विकास किया था। तो आज संक्षेप में मैं उन प्रमुख अधिनियमों को बताऊंगा जो उन्होंने भारत में लागू किए थे और समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किया था। तो सबसे पहले आज जो हम आपको बता रहे हैं उसमें बताएंगे कि प्रमुख पारित अधिनियम वो कौन कौन से एक्ट थे जो अंग्रेजों ने पारित किए थे भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। सबसे पहले जो पारित किया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में उस समय अंग्रेजों ने 3 प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और उन तीनों में उन्होंने प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। ये थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो 3 पहले गवर्नर बनाए थे उन्होंने, जिसमें मद्रास का गवर्नर अलग होता था, बम्बई का और कलकत्ता का, और साथ ही कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो पूरे के पूरे भारत में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था उनकी व्यवस्था को देखेगा और उसके अधीन बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहेंगे। तो ये पहला 1773 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था पिट का भारत अधिनियम 1784 ईस्वी में। इस समय भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो थे विलियम पिट द यंगर। विलियम पिट द यंगर, तो उन्हीं ने इसकी अनुमति प्रदान की थी, स्वीकृति प्रदान की थी, इसीलिए उनके नाम से ये पिट का भारत अधिनियम कहलाता है। तो जैसे 10-12 साल के अंदर जो परिस्थितियां बदली उनके अनुसार इसमें व्यवस्था का परिवर्तन किया गया कि किस तरीके से क्या किया जाएगा, गवर्नर क्या करेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद तीसरा जो था प्रथम चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे और उसके बाद वो मजबूर होकर 1785 में भारत से इस्तीफा दे करके और इंग्लैंड वापस चले गए थे। बाद में मिस्टर वर्क और शेरटन नामक 2 अंग्रेज थे जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा किया और वो मुकदमा लंबे समय तक चला। तो उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। बाद में यद्यपि उनको आरोप मुक्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको 4000 पाउंड की पेंशन उनको दी थी। तो उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। और उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात कही थी कि जो पिट के इंडिया एक्ट में जो व्यवस्था थी उसमें सेनापति को अलग रखा गया था और गवर्नर जनरल को अलग रखा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा कि
अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जा रहा है तो मुझे सेनापति का पद भी चाहिए। तो बाद में इसमें संशोधन करके उसे स्वीकार किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाया और इसके बाद इन्हीं के समय में प्रथम चार्टर एक्ट पारित हुआ 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में ये जो चार्टर एक्ट पारित हुआ तो पिछले दोनों अधिनियमों के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया और जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्था 20 वर्ष के लिए की गई कि 20 वर्ष के बाद फिर इसको रिव्यू किया जाएगा और जैसी जरूरत होगी वैसे इसमें नियम और कानून जोड़े जाएंगे। इसके बाद द्वितीय चार्टर एक्ट पारित हुआ 1813 ईस्वी में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अब तक चूंकि अंग्रेजों का क्षेत्र बढ़ चुका था, विस्तार हो चुका था, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जिसके कारण से बहुत सारे नए राज्य जिसमें अवध था, बनारस था और लखनऊ का क्षेत्र था, इलाहाबाद का क्षेत्र था, ये नए क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो चुके थे और मैसूर का क्षेत्र था। तो इसके कारण से क्षेत्र विस्तार भी हो गया था, परिस्थितियां भी बदल चुकी थी, इसलिए नए कानूनों की, नई व्यवस्था की जरूरत थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये पारित किया गया द्वितीय चार्टर अधिनियम। इसके बाद ठीक 20 साल के बाद जैसा कि व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन होगा और जैसी आवश्यकता होगी वैसे नए नियम, नए कानून जोड़े जाएंगे। तो उसके आधार पर तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ 1833 ईस्वी में और इस समय 1828 ईस्वी में जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर ये आए थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1835 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा कि भारत की परिस्थितियां अब बदल रही हैं, वहाँ शिक्षा की नई व्यवस्था भी करनी है, समाज सुधार भी हो रहा है और नए परिवर्तन हो रहे हैं, प्रशासन में भी आवश्यकता है परिवर्तन करने की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार करवाए थे और उसके लिए उन्होंने कानून व्यवस्था में परिवर्तन करवाया। इसीलिए इस चार्टर एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे जो सुधारात्मक थे, बहुत सारे भारत के हित में भी थे। अगली बात है इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। 1857 ईस्वी में चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी इसमें गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड डलहौजी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नई विस्तारवादी नीति अपनाई और वो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। और इस हड़प नीति के आधार पर यह था कि वे भारतीय रियासतें जहां पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था तो हिंदुस्तानी शासक जो थे वो गोद लेने की व्यवस्था चल रही थी। किसी बच्चे को गोद ले लेते थे और उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस पर रोक लगा दी और बहुत सारी रियासतें, झांसी, उदयपुर, सतारा, नागपुर जैसी तमाम रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे और स्थितियां बदल गई। और परिणाम ये हुआ कि अब तक अंग्रेजों से भारतीय लोग बहुत नाराज हो चुके थे, जनाक्रोश फैला हुआ था, लिहाजा 1857 में क्रांति हो गई, आंदोलन हो गया और जगह जगह पर क्रांति हुई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, बहुत स्थानों पर हुई, बरेली। तो उसको तो दबा दिया, लेकिन उस स्थिति को देखते हुए बहुत सारे नए नियमों की व्यवस्था करनी थी और इसके आधार पर भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया 1858 ईस्वी में। इस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया थी। जब यहाँ विद्रोह हो गया, विद्रोह को दबा दिया गया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र तैयार करवाया और वो घोषणा पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास भेजा गया और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में उसको पढ़कर सुनाया था। और इसके बाद फिर ये अधिनियम बनाया गया जिसमें आमूल चूल परिवर्तन की गई। व्यवस्था के अंतर्गत परिस्थितियों को देखते हुए
तो ये 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद देखेंगे 1861 ईस्वी में जैसे जैसे और परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे अब जरूरत थी कि जो स्थानीय शासन है उसको कैसे चलाया जाए, प्रांतीय शासन किस तरीके से चलाया जाए। तो प्रांतीय के लिए तो व्यवस्था होती आ रही थी, लेकिन स्थानीय के लिए व्यवस्था नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि जो परिषद थी उनके अधिकार क्या होंगे, उनके सदस्य क्या करेंगे और कितने सदस्य होंगे, कैसे व्यवस्था चलाई जाएगी, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से लेकर के और 1862 ईस्वी तक रहे थे। 1862 में ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद देखिए एक और भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया 1892 ईस्वी में। इस समय लॉर्ड लैंसडाउन भारत की गवर्नर जनरल थे। अब भारत के अंदर एक कहना चाहिए क्रमिक आंदोलन शुरू हो चुका था, एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी एक संस्था के रूप में, और उस कांग्रेस के माध्यम से भारतीय अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे। उन सबको देखते हुए अंग्रेजों ने परिवर्तनकारी सुधारात्मक नीति अपनाई, जिससे कि आपस में सामंजस्य बना रहे और भारत में इंग्लैंड के शासन का विस्तार होता रहे। क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसमें अंग्रेजों ने, खासतौर से एओ ह्यूम ने उसको सेफ्टी बल्ब के रूप में स्थापित किया था, ताकि जो ब्रिटेन का साम्राज्य वो भारत में सुरक्षित द्वीप की भांति बना रहे। अभय द्वीप इसको नाम दिया गया था। तो जरूरत थी कि उस परिवर्तनकारी सुधारात्मक नीति को अपनाने के लिए, लागू करने के लिए नियमों में बदलाव करना था। लिहाजा 1892 में ये बदलाव किया गया। उसके बाद देखेंगे कि जो अगला संवैधानिक कदम उठाया गया, संवैधानिक विकास हुआ, वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और प्रधानमंत्री थे मिस्टर मार्ले। तो इन्होंने जो है इनके निर्देशानुसार ये तैयार किया गया था, और इसमें खास तौर से अब हिंदुस्तानियों को वोट का अधिकार, मताधिकार भी दिया गया था। तो मताधिकार कैसे दिया जाए, किन समुदायों को दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए जाएं, कार्यपालिका में क्या परिवर्तन किए जाएं, इन सारी चीजों के लिए शासन में सुधार करना था। तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इसके बाद देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध, और वो 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सेना का उपयोग किया था विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन की तरफ से, और जब हमारी सेना वहां भेजी गई तो इसी दौरान कई आंदोलन जो है वो चलाए गए थे भारत में स्वतंत्रता से संबंधित, जैसे होम रूल आंदोलन था, गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, किसान आंदोलन थे और कई आंदोलन चलाए गए थे। और भारतीय लोग बहुत नाराज इस बात से थे कि आखिर हमारी सेना को वहां भेजने की क्या जरूरत थी विश्व युद्ध के अंदर। और उन्होंने वादा किया था, गांधी जी से अंग्रेजों ने वादा किया था कि आप हमें सेना दे दीजिए और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा वैसे ही हम आपको आजादी दे देंगे। अब जब नवंबर 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी और ये कहा कि भारत का अध्ययन किया जाएगा कि वो आजादी प्राप्त करने के काबिल भारत के लोग हो गए हैं अथवा नहीं। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट लगा दी गई कि अभी आपको आजादी नहीं दी जा सकती, अगर आपको आजादी दे दी जाएगी तो अभी आप हिंदुस्तान का शासन सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। लिहाजा क्या हुआ कि उन्होंने एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था को नाम दिया गया भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं।
क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे और मिस्टर मॉन्टेग्यू जो थे वो प्रधानमंत्री थे। लिहाजा क्या हुआ कि इसके अंदर व्यवस्था की गई, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई थी और इसमें एक खास धारा जोड़ दी गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा और ये देखा जाएगा क्या भारत के लोग आजादी प्राप्त करने के काबिल हो गए हैं अथवा नहीं, अपना शासन चलाने के काबिल हो गए हैं या नहीं है। और उसके आधार पर ये निश्चय किया जाएगा कि इनको आजादी दी जाए या ना दी जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी और उसके बाद उसने 1928 में आकर के भारत का अध्ययन किया और उसने जाकर रिपोर्ट दे दी थी कि अभी भारत को आज़ाद करने की जरूरत नहीं है, ये लोग शासन नहीं चला पाएंगे। और उसके खिलाफ बहुत आंदोलन भारत में हुआ जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उसकी चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद 1935 ईस्वी में परिस्थितियां बदलती गई। गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन हुआ और गोलमेज सम्मेलन हुए। बराबर भारतीय जो राजनेता थे वो दबाव बनाए हुए थे अंग्रेजों पर, जिसके कारण अंग्रेजों को कई बार मीटिंग बुलानी पड़ी जिनको गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया है। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और स्थितियां बदलती चली गई। इधर विश्व इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत तेजी के साथ स्थितियां बदल रही थी। 1929 में आर्थिक मंदी का दौर आ गया और ये लगभग 4 वर्ष तक चला। उधर इसी समय जो है वो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का उदय हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी और इस उथल पुथल को देखते हुए अंग्रेजों ने ये सोचा कि जिस तरीके से जर्मनी और इटली के अंदर जो राष्ट्रवाद है बहुत उग्रता धारण करता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत का राष्ट्रवाद भी अति उग्रवादी हो जाए और फिर हमको चुनौती झेलनी पड़े। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने 1935 में एक अधिनियम पारित किया और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। और इस अधिनियम के अंदर भी बड़ी दुरुस्त व्यवस्था की गई थी और ये कहा गया था कि जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जाता है तब तक इसी अधिनियम के आधार पर शासन चलाया जाएगा। इसको दोनों ही पक्षों ने स्वीकार किया था, भारतीय पक्ष ने भी और ब्रिटिश पक्ष ने भी। और इसी के आधार पर 1936 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए और उन चुनाव में भारतीयों को अधिक मताधिकार दिया गया। जो मताधिकार की बात 1909 में शुरू हुई थी वो धीरे धीरे मताधिकार बढ़ता रहा और 1936 में जो है काफी अधिक लोगों को मताधिकार मिल गया और भारत के कई लोग जो है इस सरकार में मंत्री भी बने थे। इसके बाद हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा, बहुत सारे आंदोलन चलते रहे, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाया गया आंदोलन हो या सैनिक विद्रोह हो या तो इस समय क्या हुआ कि अनेक मिशन हिंदुस्तान आए और अंत में ये डिसाइड कर लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था 1 सितंबर को और उसके बाद 1945 में समाप्त हुआ था 14 अगस्त को। तो जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो एक संगठन बना जिसको नाम दिया गया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कहते हैं, उसके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों में एक बड़ा उद्देश्य ये था, महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि परतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलवाई जाए और उसका अनुपालन करना सभी के लिए जरूरी था। परिणाम क्या हुआ कि ये निश्चय किया गया कि भारत को जल्द ही आजादी दी जाए। तो अब आजादी कैसे दी जाए, किस रूप में दी जाए, इसके लिए तमाम अध्ययन किया गया, अनेक योजनाएं बनाई। लॉर्ड वेबल योजना बनी, राजगोपालाचारी योजना बनी, मिशन आए और अंततः जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी अध्यक्षता में एक योजना तैयार करवाई गई थी एक समिति के द्वारा, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उस योजना के आधार पर भारत को आजादी मिली थी
और जब भारत को आज़ादी दी गई थी तो उस समय जो अधिनियम पारित किया गया था हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इस अधिनियम के आधार पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। तो ये जानकारी थी कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए थे, समय समय पर क्या उसमें बदलाव किए गए, और कौन कौन से प्रमुख अधिनियम पारित किए गए। यद्यपि इनके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अधिनियम पारित किए गए थे, लेकिन खास तौर से जो अधिनियम थे जो संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे, पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, वो आपके समक्ष रखे हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय नालसर। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके पास हमारे वीडियो पहुंचते रहें। ओके, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।